हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइटिक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बफर इनपुट आउटपुट एंड टाइप्स ऑफ बफर इनपुट आउटपुट। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बफर्ड आईओ क्या होता है। बफर्ड आईओ एक टेक्निक होती है जिसके अंदर सीपीयू एंड आईओ डिवाइस के बीच में हम एक टेम्परेरी मेमोरी का यूज करते हैं। उस टेम्परेरी मेमोरी को ही हम बफर बोलते हैं। ये बफर हेल्प करता है सीपीयू और आईओ डिवाइस के स्पीड गैप को हैंडल करने में। डेटा पहले बफर में स्टोर होता है, फिर सीपीयू या डिवाइस उसे एक्सेस करती है, जिससे सिस्टम क्या बन जाएगा, हमारा एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि बफरिंग की हमें नीड क्यों पड़ी। बफरिंग की जरूरत तब पड़ती है जब सीपीयू फास्ट होता है और आईओ डिवाइस कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। अब ये दोनों की स्पीड मिसमैच होने की वजह से हमें क्या बफर का यूज करना पड़ता है, ताकि हमारा जो सीपीयू है वो आइडल ना बैठे और हमारे सिस्टम की थ्रूपुट डिक्रीज ना हो। सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए हम बीच में क्या यूज कर लेंगे, बफरिंग का यूज कर लेंगे। कंप्यूटेशन और आईओ ट्रांसफर को पहले रन करना हो, सीपीयू के आइडल टाइम को अवॉइड करना है। आइडल टाइम आपको बता ही दिया कैसे अवॉइड होएगा, बीच में बफर यूज हो जाएगा। अब दोनों की स्पीड मिसमैच है तो पहले सीपीयू क्या करेगा, बफर में डेटा डालता जाएगा अपनी स्पीड में। आईओ डिवाइस अपने ही स्पीड पे वो क्या करेगी, बफर से डेटा को रीड करती चलेगी। लास्ट डेटा को एफिशिएंट वे में ट्रांसफर करना हो, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ना कि बाइट बाय बाइट। ठीक है, आपको क्लियर होगा इतना, आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में बफर क्या है और उसको हम क्यों यूज करती है। सीपीयू और आईओ डिवाइस के बीच में हम बफर का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ताकि जो उनके बीच में स्पीड मिसमैच हो रही है उस वजह से हमारा सिस्टम एफिशिएंसी कम ना हो जाए, थ्रूपुट हमारी सिस्टम की डिक्रीज ना हो जाए। इस वजह से हम बफर का यूज कर लेते हैं ताकि दोनों अपनी ही स्पीड पे काम कर पाए और उसमें हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, थ्रूपुट भी इंक्रीज हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब समझते हैं टाइप ऑफ बफरिंग। बफरिंग मेनली 3 टाइप्स की होती है, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग एंड सर्कुलर बफरिंग। सबसे पहले समझते हैं सिंगल बफरिंग को। सिंगल बफरिंग में एक ही बफर यूज करेंगे। आईओ डिवाइस पहले बफर को फिल करेंगे, उसके बाद सीपीयू डेटा रीड कर लेगा बफर में से। अब जब तक बफर रिफिल नहीं हो रहा, सीपीयू क्या करेगा, वेट करता रहेगा। इस मेथड में परफॉर्मेंस हमें लिमिटेड इसलिए मिलती है क्योंकि सीपीयू को आइडल रहना पड़ सकता है जब बफर हमारा एम्प्टी हो। ठीक है, आपको ये कोर वर्किंग तो समझ आ गई होगी। अब इसको डिटेल में थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आईओ डिवाइस क्या करता है। आईओ डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, डिस्क हो गया या कोई भी इनपुट डिवाइस होंगे, वो हमारे डेटा को जनरेट करेंगे। अब ये डेटा डायरेक्टली यूजर प्रोसेस के पास नहीं जाएगा, ये सबसे पहले किसको भेजा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मेमोरी एरिया होता है जिसे हम बफर बोलते हैं। आईओ डिवाइस का डेटा पहले इस बफर में टेम्परेली स्टोर होता है। ये बफर एक तरह का मिडलमैन है जो सीपीयू एंड आईओ डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। इस केस में सिर्फ एक ही बफर यूज होगा, इसलिए इसको सिंगल बफरिंग बोलते हैं। फिर क्या होगा, जब बफर भर जाएगा तो यूजर प्रोसेस इस डेटा को रीड कर लेगा। लेकिन अब बफर क्या हो गया, इसमें एम्प्टी हो गया। अब जब तक ये रिफिल नहीं हो रहा है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको कि ये कैसे काम करता है। अब समझते हैं डबल बफरिंग को। डबल बफरिंग में हम 2 बफर का यूज करते हैं। एक बफर में आईओ डिवाइस डेटा को डालेगा एंड दूसरे बफर में से सीपीयू डेटा को रीड कर लेगा। अब जब एक बफर यूज हो रहा है दूसरा बफर रेडी हो जाता है, जिससे हमें परफॉर्मेंस बेटर मिलती है एंड वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये इसकी कोर वर्किंग थी। अब थोड़ा डिटेल में डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्टिंग फेज। आईओ डिवाइस शुरू करता है बफर ए में डेटा फिल करना। तब तक यूजर प्रोसेस आइडल रहेगी या फिर उसका कोई पिछला काम बाकी है तो उस काम को वो पूरा कर लेगी। सेकेंड स्टेप आता है पहला वर्क स्टार्ट। जब बफर ए भर जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोसेस को डेटा को रीड करने देता है। साथ ही साथ आईओ डिवाइस अब बफर बी में नया डेटा को फिल करना स्टार्ट कर देगा। अब आप देखो इसके अंदर पहला प्रोसेस ही चल रही है। बफर ए में से यूजर प्रोसेस डेटा को रीड कर रहा है एंड बफर बी में आईओ डिवाइस डेटा को फिल कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है बफर स्विच। अब बफर ए में से यूजर प्रोसेस ने सारे डेटा को रीड कर लिया, उसी टाइम बफर बी में आईओ डिवाइस ने सारे डेटा को फिल कर दिया। अब रोल क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। अब आईओ डिवाइस बफर ए को फिल करना स्टार्ट करेगा एंड यूजर प्रोसेस बफर बी में से डेटा को रीड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं सर्कुलर बफरिंग को।
सर्कुलर बफर में हम मल्टीपल बफर का यूज करते हैं एक क्यू की तरह। जब एक बफर फिल हो जाएगा तो हम दूसरा बफर को यूज कर लेंगे डेटा को फिल करने के लिए। ये टेक्निक रियल टाइम सिस्टम के लिए काफी यूजफुल होती है जब हम ऑडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो प्रोसेसिंग करती है, सेंसर डेटा लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बफर क्यू क्रिएट करता है। सपोज करते हैं हमारे पास, हमने इसमें 4 बफर ले लिए, ABCD। आईओ डिवाइस क्या करेगा, इसमें डेटा को राइट करेगा एंड यूजर प्रोसेस क्या करेगा, इन बफर में से डेटा को रीड करेगा। अब आईओ डिवाइस सबसे पहले क्या करेगा, बफर ए में डेटा को राइट कर दिया। अब ए जब फिल हो गया तो वो बफर बी में डेटा को लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर बी जब फिल हो जाएगा तो वो सी में लिखना स्टार्ट कर देगा। जब सी फिल हो जाएगा तो वो डी में लिखना स्टार्ट कर देगा। अब जब डी भी फिल हो जाएगा तो वो वापिस से ए पे आएगा, बफर ए पे, एंड ए पे वो डेटा को लिखना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ऐसे सर्कुलर मैनर में क्या करता है, डेटा को वो लिखना स्टार्ट करता है इन द बफर। मतलब पहले कि ए में लिखेगा, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, फिर वापस से ABCD ऐसे चलते जाएंगे एक सर्कुलर फैशन में। इसी के लिए एक राइट पॉइंटर मेंटेन किया जाता है जो बताता है कि अगला डेटा किस बफर में लिखना है। अब यूजर प्रोसेस पैरेलल में बफर से डेटा रीड करते रहेगी। मतलब कि जब बफर ए में आईओ डिवाइस ने डेटा को फिल करके अब वो बफर बी में गया है आईओ डिवाइस डेटा को राइट करने के लिए, तो यूजर प्रोसेस बफर ए में से डेटा को रीड करना स्टार्ट कर देगी। सेम वे में यूजर प्रोसेस भी ऐसे सर्कुलर फैशन में ही डेटा को रीड करेगी, जैसे कि ABCD, फिर वापिस से ए में, जैसे ही डेटा क्या होगा बफर्स में फिल होता जाएगा आईओ डिवाइस से। अब इसमें हमारे पास एक रीड पॉइंटर होगा जो रीड पॉइंटर में क्या ट्रैक करता है कि कौन से बफर से हमें अगला डेटा को रीड करना है। इस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन करते हैं बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। ओएस ये इंश्योर करती है कि रीडर एंड राइटर सेम बफर पे भी काम ना करे, और अगर रीडर ने किसी बफर को डेटा रीड नहीं करा है तो ये ध्यान रखते हैं कि राइटर उस बफर को ओवरराइट ना कर दे। ठीक है, आपको क्लियर होगा कि सर्कुलर बफरिंग में काम कैसे होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बफरिंग क्या होती है। इंटरनल बफरिंग सीपीयू की मेन मेमोरी में ही होती है, वेयरएज एक्सटर्नल बफरिंग आईओ डिवाइस के कंट्रोलर या हार्डवेयर के अंदर होती है। अब जैसे आप एग्जांपल देखो, इंटरनल बफरिंग का क्या हुआ, कीबोर्ड का डेटा हम रैम में लेके आ रहे हैं। एक्सटर्नल बफरिंग क्या हुई, जैसे कि हमारे पास प्रिंटर होते हैं, अब प्रिंटर का बफर उसके अंदर ऑलरेडी में होता ही है, तो वो क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल बफरिंग होती है जिसके अंदर कंट्रोलर या हार्डवेयर के अंदर ही उसका बफर क्या होता है, पहले से इंसर्टेड होता है। इंटरनल बफरिंग को सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, वेयरएज एक्सटर्नल बफरिंग को डिवाइस का फ्रेमवेयर या इंटरनल कंट्रोलर इसे कंट्रोल करता है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। इंटरनल बफरिंग में हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ओएस इसे मॉडिफाई कर सकता है, बफर के साइज को भी एडजस्ट कर सकता है एंड इसको मैनुअली फ्लशिंग भी कर सकती है। लेकिन एक्सटर्नल बफरिंग क्या होती है, हमारी लो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स साइज का होता है एंड जो इसके अंदर प्री डिफाइंड बिहेवियर इसका सेट होता है उसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल को देखो। इंटरनल बफरिंग जैसे कि डबल बफरिंग का हम यूज कर रहे हैं रैम में, सर्कुलर बफर का यूज कर रहे हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग में। ठीक है, एक्सटर्नल बफरिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रिंटर का इनबिल्ट बफर्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रिंट डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं। एक्सटर्नल बफरिंग के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न बफर्स हो गया, ग्राफिक कार्ड बफर्स हो गए। अब इनकी एक्सेस स्पीड देखो, इंटरनल बफरिंग फास्ट होगी क्योंकि रैम एंड सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है एंड एक्सटर्नल बफरिंग स्लो होगी क्योंकि डिवाइस स्पेसिफिक होगी और इनको हम बसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बफर आईओ की वर्किंग को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसमें हम केसेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं रीड ऑपरेशन के लिए। सोचो एक एप्लीकेशन को डी से डेटा को रीड करना है। अब डायरेक्ट रीड स्लो होता है, इसलिए सिस्टम क्या करती है, एक ब्लॉक ऑफ डेटा डी से रीड करती है, उसे टेम्पररी बफर में स्टोर करती है। एप्लीकेशन को बफर से डेटा सप्लाई करते हैं जब उसको जरूरत होती है। अब हमें डिस्क को बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा और हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने बीच में एक बफर का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से जो स्पीड मिसमैच हो रही थी वो हमारी स्पीड क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी एंड दोनों अपनी स्पीड पे ही अब काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस लेके चलते हैं, राइट ऑपरेशन। जब प्रोग्राम डेटा राइट करवाता है तो सबसे पहले वो बफर में जाता है। जब बफर फुल हो जाएगा या प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो ओएस पूरे बफर को एक ही बारी में डिवाइस को ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें सीपीयू को रुकने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना दूसरा काम कर सकता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं बफरिंग के। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होते हैं, पैरेललिज्म मिल जाता है, सीपीयू के लिए वेट टाइम कम हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हम स्मूथली कर पाते हैं, बैच प्रोसेसिंग इजीली हो जाएगी एंड रियल टाइम सिस्टम के लिए भी ये यूजफुल होता है। बैच प्रोसेसिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि हम ब्लॉक ऑफ डेटा को हम आईओ डिवाइस या डिवाइसेस हम रीड करके उसको बफर में लेके आते हैं, फिर उस बफर को ही हम पूरे यूजर प्रोसेस को दे देते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है, बफर मैनेज करना, एक ओवरहेड भी आ सकता है हमारे पास, लेटेंसी इंट्रोड्यूस हो सकती है, ज्यादा बफर से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है। अब इनके आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि प्रिंटर बफर हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग में क्या होता है, वीडियो चंक्स बफर में पहले स्टोर होते हैं ताकि लैगिंग ना हो। थर्ड आप देख सकते हो कैमरा बर्स्ट मोड, फोटो रैम में आती है, फिर बाद में मेमोरी कार्ड में उसको सेंड करते हैं। डिस रीड राइट हो गया, ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा रैम में आता है ताकि हम फास्ट एक्सेस कर सके। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि बफर आईओ क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनकी वर्किंग को हमने थोड़ा डिटेल में समझा। अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटिकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।